कला और संघर्ष ये दो ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें अलग अलग देखें तो भी वो अलग नहीं देखी जा सकती। यानी एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। ये संभव है कि कुछ लोग हों जिनके पास संघर्ष करने की जिनको ज़रूरत ना पड़ती हो, जिनके पास ऐसी सुविधाएं उपलब्ध हों, लेकिन प्रारंभिक जीवन में कला संघर्ष से अलग हो ही नहीं सकती। और इसका एक बहुत बढ़िया उदाहरण, बहुत अच्छा नमूना तीजन बाई में था, उनमें देखा जा सकता है। तीजन बाई जो पंडवानी की विश्व प्रसिद्ध गायिका थी, अब दुनिया में नहीं है। 1956 में उनका जन्म हुआ था और एक महीना अगर वो और जीवित रहती तो 70 वर्ष की होती। अगले महीने उनका 70वां जन्मदिन होता, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। तीजन बाई ने ये सारी चीज़ें जो हासिल की जीवन में, और उनका पूरा जीवन उस कला के लिए समर्पित था जिसमें प्रवेश की अनुमति महिलाओं को थी ही नहीं। तीजन बाई आदिवासी समाज से आती थी, गोंड समुदाय से आती थी, जिनकी दो उपजातियां हैं, देवार और पारधी। तीजन बाई पारधी समुदाय की थी। अवध पंच में मधुकर उपाध्याय का राम राम। इससे पहले कि हम बात करें तीजन बाई और उनकी पंडवानी गायकी की और जो उन्होंने करिश्मा किया जिसने इस गायन विधा को, नृत्य विधा को, एकल नाट्य को दुनिया के मंच पर स्थापित कर दिया, ये जानना अच्छा रहेगा कि पंडवानी है क्या। पंडवानी में पहले जो 3 अक्षर हैं पंडव, ये पांडव हैं जो महाभारत से के चरित्र हैं, महाभारत से जुड़े हुए हैं। और जो पंडवानी है वो इन्हीं पांडवों की कहानी है। यानी पंडवानी कौरवों की कथा नहीं सुनाती। पंडवानी में वो सारी चीज़ें जो पांडवों से जुड़ी नहीं हैं नहीं आती। उनका संदर्भ तभी आता है जब उसमें पांडव किसी तरह शामिल हो। इसकी शुरुआत काफ़ी पहले हुई थी। चूँकि ये एक आदिवासी कला है तो ठीक ठीक ये बताना मुश्किल है कि किसने शुरू किया होगा पंडवानी गायकी, लेकिन देवांगन का नाम इस संदर्भ में लिया जाता है कि उन्होंने इसे स्थापित किया। पंडवानी की 2 विधाएं हैं। एक विधा को वेदमती कहते हैं और बहुत मुश्किल से जो महिलाएं आई भी पंडवानी गायकी में, उन्हें वेदमती तक रोक दिया गया। वेदमती में आप घुटने मोड़ कर बैठते हैं और सीधे बैठकर गायन करते हैं। उसमें नृत्य शामिल नहीं होता, भंगिमाएं होती हैं, अभिनय होता है और शब्द होते हैं। लेकिन इसका जो दूसरी इसकी विधा है उसको कापालिक कहते हैं और कापालिक में महिलाओं का प्रवेश वर्जित था। इसकी वजह से भी जो तीजन बाई को समस्याएं हुई, वो उनका एक बड़ा कारण कापालिक शैली में गायन था, कापालिक शैली का नृत्य था। इसमें वो चरित्र जो सामने होता है मंच पर, वो खड़ा होकर एक तंबूरे और एक दूसरे हाथ में एक करताल के साथ अपना जो उसकी प्रस्तुति है वो सामने रखता है। चूँकि पुरुषों के लिए माना जाता था कि ये पूरी कापालिक जो पंडवानी है इसमें उन्हीं का अधिकार है, तो जब अपने नाना से सीखने के बाद तीजन बाई ने कोशिश की कि वो पंडवानी गाएं और कापालिक शैली में गाएं, तो समस्याएं एक के बाद एक आती ही गईं। वो 12 वर्ष की थी जब उनका विवाह हुआ, लेकिन उससे पहले एक विवाह उनका टूट चुका था, सिर्फ इसलिए कि जब वर पक्ष को पता चला उस लड़के से जिससे तीजन बाई का विवाह होने वाला था, उसे मालूम हुआ कि ये पंडवानी गायकी में जाना चाहती हैं और कापालिक शैली में गाना चाहती हैं, तो उन्होंने रिश्ता तोड़ लिया। तीजन बाई का दूसरा विवाह हुआ और उसमें भी पति का साथ तीजन बाई को नहीं मिला। बल्कि हुआ यूं कि एक बार वो कहीं अपना प्रदर्शन कर रही थी और उसके बीच में अचानक उनकी पूरी भंगिमा, उन्हें जोश और उस आवाज़ के साथ, बुलंद आवाज़ के साथ जो तीजन बाई करती थी, वो व्यक्ति, उनका पति, मंच पर आ गया और मंच पर आकर उसने कहा कि ये आप बंद कर दीजिए, पंडवानी आपको नहीं गाना है। तीजन बाई ने की जो प्रतिक्रिया थी
और ये बात उन्होंने कई जगह कही, मुझसे भी कही एक बातचीत में। उन्होंने कहा कि मैंने तुरंत तंबूरा उठाया और उसी आवाज़ में, उसी बुलंद आवाज़ में जिसमें मैं पंडवानी गा रही थी, मैंने कहा कि आज से मेरा तुम्हारा रिश्ता ख़त्म, तुम अब मेरे कोई नहीं हो। अगर मुझे तुम में और पंडवानी में से एक को चुनना हुआ तो मैं पंडवानी चुनती हूँ, तुम जाओ। ये तीजन बाई थी। वो अपने तंबूरे से भी बोलती थी, वो अपनी करताल से भी बोलती थी। जैसे जब गायन के बीच में कृष्ण का प्रसंग आता हो तो अचानक तंबूरा उनके हाथ में और उनका अभिनय, उनके चेहरे के भाव ऐसे हो जाते थे कि वही तंबूरा सुनने वालों को बांसुरी दिखाई देने लगता था। जब भीम का उल्लेख होता था तो अचानक उनकी आवाज़ में वो भारीपन और बढ़ जाता था और वही तंबूरा गदा बन जाता था। जहाँ द्रौपदी का उल्लेख होता था, तंबूरा जिसके पीछे एक किनारे फूल लगे होते थे, वो द्रौपदी के बाल बन जाता था बिखरे हुए। और जहाँ अर्जुन का उल्लेख होता था, तंबूरा हाथ में लेकर पूरे शान से उसको आगे बढ़ाते हुए वो इस तरह खड़ी होती थी जैसे वो तंबूरा न हो, वो कृष्ण का, अर्जुन का, भीम का वो शस्त्र हो जिसकी कथा वो सुना रही है। जिनबाई ने अपने आप वो संबंध तोड़ दिया सिर्फ पंडवानी के कारण। ये बात, जो उनके छोटे छोटे प्रदर्शन होते रहते थे, छत्तीसगढ़ में वो रहती थी और वहीं गोंड जाति के ज़्यादातर लोगों का निवास है, तो धीरे धीरे ये बात फैली कि ये गायिका हैं। हालांकि उसके पहले वेदमती शैली में लक्ष्मीबाई बंजारे गाया करती थी पंडवानी, तो कुछ महिलाएं एक दो थीं, लेकिन कापालिक शैली में तीजन बाई पहली महिला थी जिन्होंने वो शैली चुनी। जब ये ख्याति उनकी फैलनी शुरू हुई तो तमाम लोगों ने उनसे संपर्क किया। उसमें से एक विश्व प्रसिद्ध नाटककार, बहुत मशहूर व्यक्ति हबीब तनवीर थे। हबीब तनवीर ने उनका मंचन देखा और उसके बाद उन्हें लेकर दिल्ली आए और उनसे आग्रह किया कि वो इंदिरा गांधी के सामने अपना प्रदर्शन करें, जो उस समय प्रधानमंत्री थी। इंदिरा गांधी के सामने प्रदर्शन जब कर रही थी वो, तो उनके मन में ये बिल्कुल नहीं था कि वो प्रधानमंत्री के सामने नृत्य, अपनी शैली का प्रदर्शन कर रही हैं। जब वो ख़त्म हुआ तो इंदिरा गांधी ने तीजन बाई से कहा कि आप महाभारत बहुत अच्छा करती हैं। तीजन बाई के हाथ में तंबूरा था और ऐसा लगा जैसे वो उसी प्रदर्शन का ही हिस्सा हो। उन्होंने इंदिरा गांधी से पलट कर कहा, मैं महाभारत करती नहीं हूँ, महाभारत सुनाती। ये आत्मविश्वास और ये सरलता तीजन बाई को सबसे अलग करती है। मेरी तीजन बाई से दो मुलाकातें हैं। एक दिल्ली में जब वो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र में प्रदर्शन के लिए आई थी, और दूसरी भोपाल में। दिल्ली में के प्रदर्शन के समय तो बहुत अधिक समय उनके साथ बातचीत करने का नहीं मिला, लेकिन भोपाल में लंबी बात हुई। जब मैं पहुंचा तो उस वक्त वो पान खाने जा रही थी। पान का उनको बहुत शौक था और मुझे भी था उस ज़माने में। तो मैंने उनसे ऐसे ही प्रश्न पूछा कि आपके पान खाने से कहीं आपका गला तो नहीं खराब होगा? तीजन बाई ने पान मुंह में दबाया और कहा, बिल्कुल नहीं, पान खाने से गला खराब नहीं होता बल्कि खुल जाता है। ये बात मुझे इस कारण से भी अच्छी लगी कि मैं खुद पान खाता था। दूसरा जो उन्होंने बताया वो उनके बचपन के बारे में और ये सब, तो उन्होंने कहा कि देखिए, मेरा जन्म 1956 का है और आपको मैंने सुना है लोगों से कि एक कानून बना था 1877 में, अंग्रेज़ बना गए थे, जिसमें ये कह दिया गया था कि अगर इस जवार में, इस पूरे इलाके में कहीं चोरी चकारी होती है तो पहला व्यक्ति, पहला संदिग्ध जिसकी गिरफ्तारी होगी वो पारधी गोंड होगा। यानी उन्होंने उस पूरी गोंड जाति और उसकी उपजाति पारधी को क्रिमिनलाइज कर दिया। उन्होंने कहा कि ये आपराधिक जाति है और उसके लिए वो बता रही थी कि ये दंड इस तरह का था कि सप्ताह में 2 दिन पूरे पारधी समुदाय को, स्त्रियों को, बच्चों को, बड़े लोगों को
पुलिस थाने में जाकर बताना पड़ता था कि हम यहीं हैं। और ये यात्रा कई बार एक दिन से अधिक की होती थी, क्योंकि पुलिस थाने बहुत करीब नहीं हुआ करते थे, 20-25 मील तक जाना पड़ता था। तीजन बाई ने ये नहीं देखा, क्योंकि 1952 में जवाहरलाल नेहरू ने ये क्रिमिनलाइजेशन गोंड जो उपजाति थी पारधी, वो ख़त्म कर दिया, डीक्रिमिनलाइज कर दिया। इसकी वजह से समस्याएं जो आईं, क्रिमिनलाइजेशन की वजह से जो उस समुदाय के लोगों की समस्या थी, वो ये कि वो पैसे कहाँ से लाएं, घर कैसे चलाएं। उनके पास संकट पहले से थे। इस कानून ने, अंग्रेज़ों के बनाए कानून ने उनकी समस्याएं और बढ़ा दी, क्योंकि पारधी मुख्यतः शिकारी होते थे और जानवरों का शिकार करके उन्हें बाजार में ले जाकर बेचते थे और उसी से उनका घर चलता था। हबीब तनवीर के अलावा जो अशोक वाजपेयी जी हैं, उन्होंने भी बहुत ज़्यादा प्रमोट किया तीजन बाई को और उनके साथ, उनके पक्ष में लगातार खड़े रहे। बल्कि उनका ये कहना है कि तीजन बाई सिर्फ महाभारत में के आधार पर पंडवानी गाती नहीं थी, बल्कि वो गाने के बीच बीच में टिप्पणियाँ भी करती थी। और कई टिप्पणियाँ उनकी ऐसा लगता था जैसे कि समाज से जुड़ी हुई हैं, और कई बार तो उनमें राजनीति की झलक आती थी। ये असाधारण है कि आप महाभारत की कथा सुनाते हुए अपनी किसी टिप्पणी से उसको आज के संदर्भ से जोड़ दें। तीजन बाई का जाना, क्योंकि उस छत्तीसगढ़ के छोटे से घर से निकलकर और पूरी दुनिया में शोहरत हासिल करना, तीजन बाई ने जो किया उसके लिए उनको हमेशा याद रखा जाएगा, क्योंकि तीजन बाई सिर्फ पंडवानी की गायिका नहीं थी, छत्तीसगढ़ की और भारत की, पूरे देश की एक ऐसी मिसाल थी जो दुनिया में ढूंढने पर कम ही मिलेगी। तीजन बाई जो बात करती थी उसमें एक चीज़ उन्होंने मुझसे और कही, और वो हमेशा हर इंटरव्यू में वो कहती थी कि जो आप लोग अगर चाहते हैं कि समाज आगे बढ़े, तो उसका सबसे अच्छा और आसान तरीका है कि जो लड़कियां हैं उनको प्रोत्साहित करिए, क्योंकि वे नए दरवाजे खोल सकती हैं, वे आपको वहाँ ले जा सकती हैं जहाँ आप पहुँचने की सोच भी नहीं सकते। तीजन बाई के जाने से जो क्षति हुई उसे भरा तो नहीं जा सकता। हम केवल बहुत नम आँखों से यही कह सकते हैं, अलविदा तीजन बाई।